और अब खबरें विस्तार से। आपको सबसे पहले बता दें कि शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के 29वें राज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम ने शिव प्रताप शुक्ला को बधाई दी है। शिव प्रताप यूपी के गोरखपुर में खजनी के रुद्रपुर के रहने वाले हैं। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए 4 बार विधायक, 3 बार केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। शुक्ला ने अपने सियासी सफर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। आगे बढ़ते हैं। शिमला में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक 15 फरवरी को हो सकती है और इस कैबिनेट बैठक को अहम माना जा रहा है। अहम कई मायनों में। बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं बजट सत्र को लेकर विभिन्न विभागों में सीएम का अभिभाषण तैयार किया जा रहा है। ऐसे में सीएम के अभिभाषण को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा कांग्रेस की गारंटियां और विभिन्न विभागों में रिक्त पद भरने को लेकर भी कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। बता दें कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के निलंबन से करीब 4147 पदों पर भर्तियां अधर में लटकी हुई हैं। ऐसे में इस कैबिनेट बैठक से प्रदेश के बेरोजगार युवा काफी उम्मीद लगाए हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर राजेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, कितनी अहम ये बैठक हो सकती है और खास तौर से किन किन मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है? जो विपक्ष है वो इस बैठक को जो आगामी है उसके बारे में क्या बातें कर रहा है? विशाल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 13 फरवरी को हिमाचल लौटेंगे और उसके बाद उनकी जो बैठकें शेड्यूल है, एक महत्वपूर्ण बैठक उनकी ट्रक ऑपरेटर्स के साथ भी है। लंबे समय से विवाद, ये सीमेंट फैक्ट्री बंद होने के बाद ये विवाद शुरू हुआ है। इसके बाद 14 तारीख को भी उनकी कई महत्वपूर्ण बैठकें और ये अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 फरवरी को हिमाचल कैबिनेट की बैठक हो सकती है और अहम बैठक इसको माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले सिर्फ एक कैबिनेट की बैठक सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की हुई है। ऐसे में इस बैठक में जहां हिमाचल के जो बजट सत्र आने वाला है उसको लेकर चर्चा हो सकती है क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर तैयार किया जा रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा। मुख्यमंत्री का भी भाषण, बजट भाषण मुख्यमंत्री का होगा, वो तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे में इन दोनों भाषणों के ऊपर जो है तो चर्चा कैबिनेट में हो सकती है। इसके अलावा बेरोजगारी को लेकर, जैसा कि कांग्रेस ने चुनावों के समय वायदा प्रदेश के युवाओं से किया था, बेरोजगारों से किया था, तो उसको लेकर क्योंकि अब हमीरपुर बोर्ड का क्या करना है, आगे किस दिशा में जांच जारी है और उस जांच के ऊपर क्या कदम प्रदेश सरकार को उठाना है, इसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके ऊपर इस कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। अधिकारियों की बड़े स्तर पर, अभी तक हम कह सकते हैं कि अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले या शिफ्टिंग नहीं हुई है। अलग अलग जिलों में जो डीसी तैनात हैं उनके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर जो मुख्य एजेंडे इस कैबिनेट बैठक में हो सकते हैं वो बजट भाषण को लेकर, आने वाले बजट सत्र को लेकर ये उम्मीद लगाई जा रही है जिस प्रकार से पहले के बजट सत्र हिमाचल प्रदेश के होते आए हैं कि इस बार का बजट सत्र मार्च महीने के पहले सप्ताह के अंत में या दूसरे सप्ताह के शुरू में हो सकता है क्योंकि लंबा ये सत्र चलता है। 10 से 15 बैठकें आमतौर पर होती हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 10 मार्च के आसपास पहले या कुछ बाद जो है तो बजट सत्र विधानसभा का शुरू हो सकता है। उसको लेकर जो तमाम एक्सरसाइज है वो डिस्कस कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। बेरोजगारी को लेकर डिस्कस हो सकती है और विभिन्न विभागों के जो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको लेकर भी इस कैबिनेट बैठक में चर्चा हो रही
की उम्मीद है। ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। हम कह सकते हैं कि अब गोवा से जब दिल्ली से मुख्यमंत्री लौटेंगे तो यहाँ पर ट्रक ऑपरेटर यूनियन का इशू बहुत बड़ा इशू हिमाचल प्रदेश में बनता जा रहा है। अब लंबा समय हो गया और प्रदेश सरकार के राजस्व को बड़ा नुकसान भी हुआ है। तो ऐसे में इस मुद्दे के ऊपर भी चर्चा हो सकती है कि आगे सरकार को किस दिशा में जाना चाहिए। उद्योग मंत्री कैबिनेट बैठक में मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, तमाम मंत्री रहेंगे। तो ऐसे में इस मुद्दे के ऊपर चर्चा होने की भी पूरी उम्मीद है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये कैबिनेट बैठक बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है और आगामी जो समय है उसके ऊपर प्रदेश सरकार को किस प्रकार की रणनीति बनानी है। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई है, किस प्रकार का रिस्पांस केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से रहा है और आगे क्या रणनीति प्रदेश सरकार को अपनानी होगी। केंद्र सरकार से किन किन इश्यूज के ऊपर डिस्कस की जा सकती है, कहां से अधिक फंड आ सकता है। तो तमाम ये इश्यूज हैं जिनके ऊपर इस कैबिनेट बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है और महत्वपूर्ण ये कैबिनेट बैठक विशाल मानी जा रही है। जी, एक और सवाल यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा कि सरकार बनने के बाद ये चर्चा बहुत ज़्यादा ज़ोरों से थी कि पहली कैबिनेट बैठक होगी तो ये होगा, पहली कैबिनेट बैठक होगी तो ये होगा। पहली कैबिनेट बैठक हुई भी और जो ओपीएस को लेकर जो चर्चा थी, उसको लेकर जो एक कह सकते हैं कि जिज्ञासा थी, उसका कुछ ना कुछ जवाब मिला। लेकिन कई और ऐसे जो गारंटी वाली जो बातें थी, उनमें से कुछ कई चीज़ें ऐसी रह गई थी जिसके बारे में कहा गया था कि इस पर आगे बातें होंगी, आगे इस पर बैठक होगी। तो क्या उस हिसाब से अगर देखें तो आने वाली जो बैठक है अगली, जो कि कैबिनेट की शायद आप ये कह सकते हैं कि दूसरी बैठक होगी, क्या उसमें उनका कुछ जिक्र होगा? अब बिल्कुल विशाल जिक्र होगा भी और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने, कांग्रेस ने वायदा किया था सत्ता में आने से पहले कि इतने युवाओं को रोजगार देंगे, बिजली 300 यूनिट तक फ्री देने की बात कही गई थी। इसके अलावा तमाम गारंटियां अगर हम कहें तो वो अभी धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। ओपीएस को लेकर जरूर सरकार ने बात कही है लेकिन अंतिम स्वरूप नहीं दिया जा सका है। उसको लेकर भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस होना बहुत महत्वपूर्ण है और एक कैबिनेट की बैठक में ही है। इसके अलावा जो बिजली बोर्ड की हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, तो वहां भी 300 यूनिट को लेकर हालांकि एक बैठक जरूर हुई है। प्रदेशवासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए ऊपर हल्की चर्चा कॉर्पोरेट सेक्टर के कुछ घरानों के साथ हुई है, लेकिन उसको भी हम कह सकते हैं अभी स्वरूप नहीं मिल पाया है, तो उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अब जैसा कि हमने जिक्र किया अभी सिलेक्शन बोर्ड जो हिमाचल प्रदेश का है हमीरपुर, वहां पर उसको लेकर सरकार क्या रुख अपनाएगी, क्योंकि अधिक दिनों तक इसको बंद नहीं रखा जा सकता है, वो शुरू करना पड़ेगा। या तो फिर हिमाचल प्रदेश में जो भर्तियां होनी है, चाहे वो जेओआईटी की बात करें या सब इंस्पेक्टर की बात करें, अलग अलग विभागों में भर्तियों की बात है, तमाम भर्तियां बोर्ड के माध्यम से होती थी, कमीशन के माध्यम से होती थी, वो बंद है। तो ऐसे में या तो कोई अल्टरनेट प्रदेश सरकार को खोजना पड़ेगा या फिर उनको दोबारा से सस्पेंड है। तो बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो काफी अहम है जो आगामी कैबिनेट की बैठक है और उस बैठक के बाद जाहिर है कि फिर उस पर नजर होगी कि उस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। पूर्व की जयराम सरकार ने जो 18 कॉलेजेस खोले थे, उनमें से नए कॉलेजों में से 5 कॉलेज ऐसे हैं जहां एक भी छात्र ने एडमिशन नहीं लिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अब इन्हें बंद कर सकती है। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इन डिग्री कॉलेजों को वर्तमान मापदंडों पर परखा गया था, जिसके अनुसार दूसरे डिग्री कॉलेजों से 25 किलोमीटर की दूरी और एडमिशन को आधार बनाया गया था। इन मापदंडों के अनुसार सिर्फ 5 कॉलेज ही पास हो रहे हैं, जिसमें चंबा आईटी बनीखेत डिग्री कॉलेज, शाहपुर का रिडकुमार कॉलेज, सराज का छतरी डिग्री कॉलेज, सिरमौर का नौहराधार डिग्री कॉलेज और चौपाल विधानसभा क्षेत्र का कुपवी डिग्री कॉलेज शामिल है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोला है और कश्यप ने कहा है कि सत्ता में आई कांग्रेस लगातार पैसों का रोना रो रही है और व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाली सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपने मंत्रियों की सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। पूर्व की सरकार के समय खोले गए 600 से ज्यादा संस्थानों को सरकार ने सिर्फ बदले की भावना से बंद कर दिया और यह कहना गलत है कि उन संस्थानों के लिए बजट का प्रावधान नहीं था, ऐसा कहना है कश्यप का। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार प्रदेश के भीतर सभी संस्थान खोले गए थे।
हर समय एक ही बात का रोना रोते हैं। इन्होंने सरकारी संस्थानों को, जो कि भाजपा ने खोले थे, 600 से ज़्यादा, करीब 625 संस्थान बंद केवल इस बात को लेकर कर दिए कि इनके लिए बजट की बजट का प्रावधान नहीं किया गया। जबकि हमारी सरकार ने जब जो भी संस्थान खोले थे उसको सभी जो जितनी भी आवश्यक उसके लिए, चाहे वो बजट की बात हम करें या दूसरी औपचारिकताएं थी, सभी को पूरा करने के बाद ही खोले थे। लेकिन इन्होंने एक ही बहाना केवल ढूंढा और इन्होंने ये बात कही कि हमको गारंटियां पूरी करनी है। लेकिन आज 2 महीने से ज़्यादा, लगभग 2 महीने का समय हो गया है, इनकी एक भी गारंटी पूरी नहीं हो सकी। उसमें चाहे ओपीएस की बात है, चाहे 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात है, या 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है, अर्थात एक भी गारंटी भी अभी इनकी पूरी नहीं हुई और केवल ये कर्ज का रोना रो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल शिमला में मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर के पास एक पुराने भवन में आग लग गई। ये आग करीब सुबह 5 बजे लगी थी। ये भवन सीएम आवास से महज 150 मीटर दूर है। इस आग से पूरी इमारत जलकर खाक हो गई। दमकल विभाग की टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, उसे फैलने से बचाया और साथ में लगी बिल्डिंग को आग से बचाया। इस हादसे के वक्त बिल्डिंग में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन आग से कितना नुकसान हुआ इसका आकलन किया जा रहा है। ये तकरीबन सुबह 4:36 पे हमें सूचना मिली फायर कंट्रोल रूम में कि संदीपनी सहानी की जो बिल्डिंग है, जिसमें कोई मतलब रिहायशी रहता नहीं था, तो उसमें आग लग गई है। जैसे ही हम मौके पे वहाँ पहुँचे तो तीन मंजिल मकान था, 3 मंजिला, तो तीनों मंजिल में चारों तरफ से आग से घिरा हुआ था। तो हमारी जो टीम थी मौके पे पहुँचे, हमारे 42 फायर फाइटर, जिसमें ऑफिशियल स्टाफ भी था, और 11 जो हमारे व्हीकल थे वो मौके पे पहुँचे थे। तो हमने 5 लाइनें जो है कुछ हाइडेंट से थी, 2 लाइनें हमने हाइडेंट से जोड़ी थी, 3 लाइनें हमने गाड़ियों से जोड़ी थी। तो चारों तरफ से हमने ब्रांच से उसको पाइपलाइन लगा के आग पर पानी फेंका, जिससे हमने तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। और किन्नौर के सापनी गांव में कई क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं होने से ग्रामीणों में दहशत है। भूस्खलन की घटनाएं जहां हुई हैं वहां सेब के बागात थे जो पूरी तरह से मलबे में दब गए। इसके साथ ही सापनी गांव के ठीक नीचे 1000 मेगावाट क्षमता के करच्छम वाकतू परियोजना का डैम है, जिसे लेकर भी ग्रामीणों को आशंका है कि कहीं डैम के कारण ही भूस्खलन न हो रहा हो। गाँव वालों के मुताबिक साल 2007-2008 में विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना नाथपा झाखड़ी परियोजना के दौरान गांव कंडार में भूस्खलन हुआ, जिसके बाद पूरे गांव को शिफ्ट किया गया। उसी तरह से एचपीसीएल की काशांग परियोजना के निर्माण के दौरान पांगी गांव के रागुरा क्षेत्र में भूस्खलन हुआ। इसी सब को देखते हुए उन ग्रामीणों को डर लग रहा है। सापनी गांव के भूस्खलन की जांच के लिए जल शक्ति विभाग की टीम पहुंच गई है। बिल्कुल खत्म हो गया, नुकसान हो गया हमारा, तो हमारा बहुत ही नुकसान हो गया। पौधा खत्म, हमने राजमा भी नहीं उठाया, छली भी नहीं उठाया, सारे खत्म। कोई हिसाब नहीं कर रहे थे। गाँव वाले भी सब प्रधान भी बहुत मांगने को तैयार होते, हमारे को कोई हिसाब नहीं किया, कुछ हिसाब नहीं किया कि हमारे को ना नुकसान ही मिला नहीं कुछ। एक गाय फंसी हुई है और न पर गाय फंसी और रात को भट जाती है, जिसको आती है क्या करना। नूरपुर में ब्लॉक कांग्रेस की ओर से स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक अजय महाजन मौजूद रहे। इस मौके पर कुलदीप पठानिया ने कहा कि वो अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और हिमाचल के हित में काम करेंगे। इसके लिए वो चाहते हैं कि हिमाचल विधानसभा में सार्थक चर्चा हो और नियम कानून बनाकर लोगों के हितों को सुरक्षित बनाया जाए। आज यहाँ पर स्थानीय स्तर पर आपको याद होगा, आज से 5-6 वर्ष पहले एक एक्सीडेंट में
करीब 2 दर्जन बच्चों की मौत हुई थी और वहाँ पर जहाँ वो घटना घटित हुई वहाँ एक मेमोरियल जो है वहाँ स्थानीय स्तर के ऊपर बनाया गया है और उस मेमोरियल में मुझे जो है उसके अनावरण के लिए मुझे विधिवत तौर पर मुझे बुलाया है और उसी सिलसिले में मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं आभारी हूँ। नूरपुर की पंचायत कमनाला में राष्ट्रीय राइफल्स के नायक मनोहर लाल का शानदार स्वागत किया गया। मनोहर लाल को उनकी बहादुरी के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया है और सम्मान पाने के बाद वो पहली बार अपने पैतृक गांव कमनाला पहुंचे थे। ढोल नगाड़े जश्न ये सब कुछ अपने वीर सपूत राष्ट्रीय राइफल्स के नायक मनोहर लाल के लिए है, जो अपनी जान की फिक्र किए बिना आतंकवादियों से भिड़ गए। तारीख 9 अप्रैल 2019, स्थान जम्मू कश्मीर पुलवामा। राष्ट्रीय राइफल्स के नायक मनोहर लाल और उनके साथी जवान ने मिलकर अदम्य साहस दिखाते हुए 2 आतंकवादियों को विपरीत परिस्थितियों में मार गिराया। इस वीरता के लिए सेना ने उन्हें सेना मेडल से नवाजा है। आपको बता दें कि सेना मेडल अदम्य साहस और असाधारण परिचय देने वाले विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। मैं नायक मनोहर लाल गाँव कमनाला का रहने वाला हूँ और मेरी पोस्टिंग 14 मैग्नीज इन्फेंट्री में है। इससे पहले मैं 3 साल 42 RR शिवनगर त्राल में रहा हूँ। यहाँ पर ये जो मुझे अभी सम्मान मिला है ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं 2021 में 9 अप्रैल को हमारा मिलिटेंट से कॉन्टैक्ट हुआ था, वहाँ फायरिंग हुआ था तो उसमें 2 मिलिटेंट मारे थे हमने। तो उसमें से एक मिलिटेंट बिल्कुल मेरे सामने आ गया था जिसको मैंने फायर करके उसको मारा था। इसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला है और मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ उसके अपने गुरुदास सभा का जिन्होंने मुझे इतना सम्मान बख्शा है। मनोहर लाल के गांव कमनाला पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया और पूरा इलाका भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। मनोहर लाल का छोटा भाई मोहन लाल भी भारतीय सेना में कार्यरत हैं, जबकि पिता देवराज मिस्त्री का काम करते हैं। भारत के ऐसे वीर सपूत की बहादुरी को पूरा देश सलाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बागवानी विभाग की महक योजना महिला शक्ति के लिए आत्मनिर्भरता का बड़ा माध्यम बनकर उभर रही है। महक योजना के तहत ऊना के कृषि विज्ञान केंद्र में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें देहरा उपमंडल की करीब 40 महिलाओं को अमरूद की बर्फी, गुलाब जल, सफेदा, एलोवेरा का अर्क और तेल, आंवले के प्रोडक्ट, जेली, सॉस, फेस पैक समेत कई अन्य उत्पादों को बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती की जानकारी दी गई। इस मौके पर राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित प्रगतिशील किसान धर्मवीर ने महिलाओं को किसानी के टिप्स दिए। जो ये 5 दिन का शिविर यहाँ पर चला और ये हम ब्लॉक देहरा से 40 महिलाएं यहाँ पे आई थी, तो जो हमें यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया, इसे लेडीज़ अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं और ये अपना एक बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकती हैं। इससे अच्छा खासी कमाई कर सकती हैं लेडीज़। सर ये जो हमारा उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश है उसके अंडर सर एक परियोजना है महक। उसके अंदर सर देहरा ब्लॉक से मेरे को जो हमारे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनका और हमारी जो यहाँ के इंचार्ज हैं डॉक्टर योगिता, इनके सौजन्य से ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन एरोमेटिक प्लांट्स एंड देयर प्रोसेसिंग। सर ये इतना कार्य होगा कि हम औरतें जो है वो सेल्फ मतलब अपना काम खुद कर सकती हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकती। अब यहाँ आके हमने इतना सीखा कि शायद कभी सोचा भी नहीं था इसके बारे में। हमारी साइड
साइड में इतनी जड़ी बूटी होती है, हमें उसका पता भी नहीं होता, लेकिन यहाँ आके हमें इतना पता लगा। जैसे हमारे खेतों में कीड़े लगते हैं, उनके बारे में मैडम ने, सर ने हमें बहुत बताया। फिर धर्मवीर जी आए थे, उन्होंने हमें जूस के बारे में बताया कि कैसे जूस निकालने वगैरह, वो सारी चीज़ें जो हमें पता भी नहीं था कि यूज हो सकती हैं, वो हमने यहाँ यूज करना सीखी। सर हमें सफेदे के बारे में, इन चीज़ों के बारे में कोई पता नहीं था। साबुन बनाना हमने यहाँ सीखा, जूस, फिर जेली बनाना, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हमने, वो तो हमने सीखी। बाकी खेती बाड़ी के बारे में, पशुओं के बारे में, हर चीज़ के बारे में हमें यहाँ 5 दिन में हमने इतना ज्ञान ग्रहण कर लिया कि अगर साल भी लगाते तो भी नहीं शायद सीख पाते। और ऊना में महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले सालों से काम कर रही संस्था स्व विमेन फेडरेशन की ओर से बालिका छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की गई और इस परीक्षा में 5वीं से 10वीं कक्षा के करीब 400 छात्राओं ने हिस्सा लिया। परीक्षा में टॉप करने वाली 5 छात्राओं को संस्था की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस संस्था से करीब 15,000 परिवार जुड़े हैं और ये संस्था महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करते हुए किचन गार्डन से मसालों और अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन का काम करती है। स्वामी विवेकानंद फेडरेशन ऊना जिला के लगभग 15,000 परिवारों के साथ जुड़ी हुई एक संस्था है और हमारी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण जो है वो बच्चियाँ उसकी पहली स्टेज है। बच्चियों में आत्मविश्वास बढ़े, पढ़ाई में अच्छे अव्वल अंक वो प्राप्त करें, आगे उच्च शिक्षा ग्रहण करके वो सरकारी पदों पर पहुँचें। यही स्वामी विवेकानंद फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य है और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज यहाँ पर हिमोत्कर्ष कॉलेज में हमने एक एग्ज़ाम जो है स्कॉलरशिप का वो रखा है। विमेन आईपीएल में हिमाचल की 5 क्रिकेटर शॉर्टलिस्ट की गई हैं। इसके लिए मुंबई में कॉल ऑक्शन रखा गया है। रेलवे की ओर से रेणुका सिंह का पंजीकरण कराया गया है। वहीं एचपीसीए से सुषमा वर्मा, हरलीन दयाल और वसूली फेस्टा, चित्रा जम्बाल और सुष्मिता कुमार का रजिस्ट्रेशन हुआ है। एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त की ये अहम खबर है। आपको बता रहे हैं कि किस तरह से विमेन आईपीएल में हिमाचल की 5 क्रिकेटर शॉर्टलिस्ट की गई हैं। इसके लिए मुंबई में कल ऑक्शन रखा गया है। रेलवे की ओर से रेणुका सिंह का पंजीकरण कराया गया है। वहीं एचपीसीए से सुषमा वर्मा, हरलीन दयाल और वसूली फेस्टा, चित्रा जम्बाल और सुष्मिता कुमार का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। देहरा के कुंडलीहार गांव में दुनिया का सबसे जहरीला सांप रसल वाइपर निकलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों को जब पता चला कि उनके घर के पास मौजूद ये गांव मामूली सांप नहीं है, यानी गांव का कोई मामूली सांप नहीं है, तो उन्होंने वन विभाग देहरा की टीम को सूचना दी। इसके बाद वन विभाग के गार्ड सुनील कुमार और विनोद कुमार ने इस सांप का रेस्क्यू किया और बताया जा रहा है कि जंगल में सुरक्षित इसे छोड़ दिया गया है। रसल वाइपर भारत में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक, सबसे छोटे और जहरीले सांपों में से एक है और इसके काटने से जानवर या इंसान की कुछ ही मिनटों में मौत हो जाती है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो सांप है ये रसल वाइपर है और इसे सबसे जहरीला सांप माना जाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मैं दिलबाग।